नमस्कार साथियों, आज हम MHD 7 के विषय में बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2023 का प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है और ये जो हमारा पेपर है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित है। तो पेपर के शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में हम भाषा विज्ञान के बारे में जानेंगे। बातचीत करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए भाषा की जो शुरुआत है किस तरीके से होती है, भाषा में ध्वनि का क्या महत्व है, भाषा में शब्दों का क्या महत्व है, भाषा में वाक्य विन्यास कैसे होता है, भाषा में हम पद की रचना कैसे करते हैं और भाषा एक विज्ञान के तरीके से किस तरीके से काम करता है, ये पूरी जानकारी हम इस पेपर में पढ़ते हैं। साथ में पाश्चात्य साहित्य में भाषा की शुरुआत कैसे होती है, संस्कृत में शुरुआती दौर में किस तरह से भाषा का विकास हुआ, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण में कौन कौन से नियम होते हैं, बहुत सारी बातें हम इस पेपर में पढ़ते हैं। और इस पेपर को हम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते और बहुत आसान भी नहीं कह सकते, इसको हम एवरेज कह सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी से आप इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और पेपर आपका 50 अंक का होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। पेपर आपका 50 अंक का होने वाला है और साथ में 2 घंटे का समय मिलेगा और साथ में जो हमारा MA फाइनल ईयर का पूरा पाठ्यक्रम है उसमें केवल एक ही पेपर ऐसा है MHD 5 जो हमारा 100 अंक का होता है। बाकी हमारे जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, 50 अंक के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आप पेपर को देख सकते हैं। पेपर के साथ साथ हम कुछ पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करते हुए भी चलेंगे। तो यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और साथ में यहाँ पर एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर खंड क और खंड ख 2 खंड बनाए गए हैं। तो पहला जो खंड है उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य हैं और साथ में खंड ख के दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि 50 हैं। तो 50 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के अंक क्या हैं, समान हैं। खंड क में आपको 3 प्रश्नों को हल करना ही है और खंड ख से आप बाकी के 2 प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी के माध्यम से हम पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत भी करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप खंड क के प्रश्नों को आप देख सकते हैं और पहला जो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो भाषा विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं, भाषा और संप्रेषण के विषय में पढ़ते हैं। भारत में भाषा का चिंतन किस प्रकार से होता है, किस तरह से वाक से शुरुआत होती है और किस तरह से पूरी भाषा बनती है। भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। चॉम्स्की तथा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के बारे में हम पढ़ते हैं और चॉम्स्की के बारे में अगर आपने बीएड की है तो बीएड में भी हम भाषा विज्ञान के बारे में, इनके बारे में काफ़ी हम पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में भी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में फर्दिनांद दे सस्सूर के बारे में हम पढ़ते हैं और चॉम्स्की के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक हुए हैं और जिनके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लूमफील्ड के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो किस तरह से भाषा का विकास होता है, किस तरह से भाषा का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से इन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं और इन नियमों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे हम समाज भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि भाषा और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है। तो भाषा और समाज दोनों को जोड़कर समाज भाषा विज्ञान के बारे में भी हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा किस तरह से पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है और कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए और 10 नंबर के लिए आपका प्रश्न है। तो पाश्चात्य परंपरा किस तरह से शुरू होती है और किस तरह से ये जो भाषा विज्ञान की शैली है विकसित होती है, इसके बारे में पूरा विस्तार से आप पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं और वहाँ 10 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना उत्तर लिखना है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान की जब बात आती है तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जो मॉडल है वो फर्दिनांद दे सस्सूर ने दिया था और इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। समाज भाषा विज्ञान के बारे में और संरचनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में यहाँ पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों की विचारधाराओं के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं रूप, शब्द और पद। रूप, शब्द और पद को परिभाषित करते हुए उनका पारस्परिक अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। आप विस्तार से पढ़ेंगे तो ये अच्छे से आप समझ जाएंगे। प्रोक्ति का अर्थ बताते हुए प्रोक्ति विश्लेषण का महत्व समझाइए। तो प्रोक्ति जो होता है वो वाक्य से आगे की इकाई होती है। वाक्य एक वाक्य होता है जिसमें पूरी बात हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। तो ये जो प्रोक्ति होती है इसको हम अनुच्छेद भी कह सकते हैं। कभी कभी जो हमारी बात है वो सिर्फ एक वाक्य के कहने से स्पष्ट नहीं होती है और ना ही समझी जाती है। तो जो अनुच्छेद होता है, जो पूरी बातचीत होती है, जिसमें पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ होता है, जो भाव होता है वो पूरी तरह से स्पष्ट होता है, तो उसको हम प्रोक्ति कहते हैं। और प्रोक्ति के बारे में
विस्तार से यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो हमें लगता था कि सबसे छोटी ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद जो हमारी इकाई होती है शब्द होती है, शब्द के बाद हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं और वाक्य हमारा संपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब बातचीत करते हैं, अपने भावों को स्पष्ट करते हैं तो बहुत सारे वाक्यों के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, तो उन सारे के सारे वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है, प्रोक्ति। तो इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, बार बार ही पूछा जाता है। आगे आप देख सकते हैं हिंदी की स्वनिमिक समस्याओं पर विचार कीजिए। स्वनिम विज्ञान के बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं। स्वनिम और रूपिम, इसके बारे में मुझे पहली बार एमए करते समय पता चला था। इससे पहले हमें नहीं पता था कि स्वनिम और रूपिम क्या होते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, आप इसे अवश्य पढ़िएगा। हिंदी में अनुवाद से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान का उल्लेख कीजिए। तो अनुवाद से संबंधित भी एक पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। अनुवाद का क्या महत्व होता है। अभी कितनी सारी भाषाओं में कितनी सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक या दो भाषा आती है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। किसके माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद के बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि अगर कोई पुस्तक किसी दूसरी भाषा में अनुवादित की जाती है तो उसका जो भाव होता है वो पूरी तरह से वैसा ही होना चाहिए जैसा वो मूल भाषा में लिखी गई है। तो इसके बहुत सारे नियम आप पढ़ेंगे। बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूरी तरह से उस भाव को स्पष्ट नहीं करती है। तो ये अनुवादक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से थोड़ा सा परिवर्तन करके जो मूल भाव है उसके ऊपर कोई भी आँच ना आने दे। तो अनुवाद के विषय में बार बार सवाल पूछा जाता है। इसके नियम और समस्याएं जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अनुवाद वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से अनुवाद के महत्व के बारे में जानेंगे, अनुवाद के नियम के बारे में जानेंगे, उनकी समस्याएं और साथ में समाधान के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो पहला जो खंड है उसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और 6 में से 3 आपको करने ही हैं, यानी कि 50% का विकल्प यहाँ पर आपके पास मिल जाता है कि आप 3 छोड़ सकते हैं और 3 आपको करने हैं। आगे खंड ख में आप देख सकते हैं आपको 2 प्रश्नों का हल करना ही करना है और ये दोनों क्या है, टिप्पणियों से संबंधित है। तो यानी कि दोनों में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणियां जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो पूरा पाठ्यक्रम जब विस्तार से हम पढ़ लेते हैं तो इन छोटी छोटी टिप्पणियों को बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। और इसमें एक मज़ेदार सी बात है कि ये 5 नंबर के लिए होता है, तो बहुत आराम से हम इसको विस्तार से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से लिखना आसान होता है, छोटा भी होता है। पॉइंट्स बनाकर आराम से हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिप्पणियों से संबंधित जो प्रश्न है इसमें कोई भी 2, जैसे स्वर और व्यंजन। तो यहाँ छोटे बच्चों की तरह स्वर और व्यंजन की परिभाषा नहीं लिखनी, बल्कि विस्तार से हमें लिखना है, एमए के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। कोड मिश्रण और कोड अंतरण, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसमें टिप्पणियाँ पूछी जाती है। और यहाँ पर आप जानेंगे कि कई बार हम क्या करते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देते हैं, या कोई पंजाबी बोलने वाला है तो पंजाबी और हिंदी हम मिक्स कर देते हैं। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो अपनी जो मूल भाषा होती है उसमें हम दूसरी भाषा के शब्दों को मिला देते हैं। तो यही इसी से संबंधित करके कोड मिश्रण और कोड अंतरण के बारे में आप पढ़ेंगे। विकारी और अविकारी शब्द, तो विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, तो इनको हम विकारी कहते हैं। और जो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं उसमें हमारे आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, और निपात को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पूरा विस्तार से आपको इसके बारे में बताना है। अगर आप टिप्पणी लिख रहे हैं तो सिर्फ परिभाषा से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एमए के स्तर के हिसाब से इसमें टिप्पणियों में कुछ पॉइंट बनाकर अच्छे से आपको लिखना चाहिए। जब आप पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे तो पाठ्यपुस्तक में भी विस्तार से इनके बारे में दिया गया है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये भाषा क्षेत्र हैं, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे और वहाँ से आपको टिप्पणी लिखनी है। और जो दूसरा है इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर भी आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 आपको करने ही होंगे। संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो संप्रेषण का क्या महत्व है, समाज में इसका क्या महत्व है। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करना। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। और इसमें हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी ये 3 शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो हमें लगता है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा होती है या हिंदुस्तानी उर्दू भाषा होती है। तो इसका जो कन्फ्यूजन है वो स्पष्ट हो जाता है जब आप इस टिप्पणी को पढ़ते हैं। साहित्यिक अनुवाद क्या होता है, तो साहित्यिक अनुवाद की हम बातचीत कर रहे थे, तो अनुवाद के जो टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं, उसमें साहित्यिक अनुवाद भी आप पढ़ेंगे। शैली विज्ञान क्या होता है, शैली होता है तरीका। शैली विज्ञान के बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे कि शैली में कोई पुस्तक लिखी जा रही है, शैली में अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इस तरीके से इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है।
आपने प्रश्न पत्र को देखा और मान लीजिए आपने अभी अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप देखकर समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल पेपर नहीं होता है। थोड़ी सी तैयारी करने के बाद आप आराम से 50 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो साधारण तरीके से नहीं लिखना। आप सोच के देखिए कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। एक छोटा बच्चा पढ़ता है, लेकिन आपको MA के हिसाब से लिखना है तो आपको उसे विशिष्ट बनाना है। और अगर विशिष्ट आप बनाते हैं, पॉइंट बनाकर बनाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइटेड करके आप लिखते हैं, तो आपके जो नंबर हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप कभी भी इस तरीके से मत लिखिए जो एग्जामिनर है या जो निरीक्षक है या जो परीक्षक है उसको समझ ही ना आए कि क्या लिखा गया है, क्योंकि पूरा पेपर कोई भी नहीं पढ़ता। नो डाउट किसी को भी इतना समय नहीं मिलता है कि पूरा का पूरा आपने जो लिखा है उसको पढ़े। और कई बार राइटिंग ऐसी होती है कि आप जो लिखते हैं वो आपको समझ में आता है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है। तो हमें अपने उत्तर इस तरीके से लिखना है कि जो हम हाईलाइटेड करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो हेडिंग होते हैं, प्रश्न की शुरुआत होती है, वो बिल्कुल अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बीच में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं, आपके पास समय कम है और बहुत स्पीड में जब हम लिखते हैं तो राइटिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पर बीच में आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ राइटिंग स्पीड में आए, लेकिन जब भी प्रश्न की शुरुआत करते हैं या हेडिंग लिखते हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए। और हर एक प्रश्न का निष्कर्ष अगर हम लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है कि क्या निष्कर्ष है और क्या भूमिका है, यानी कि प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो यहाँ पर नंबर लिए जाते हैं या नंबर हम कह सकते हैं छीने जाते हैं। कोई भी नंबर हमें देगा नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी कॉपियाँ हैं। हमारे पास हमारा अपना पेपर है, हम कितने आराम से अपने पेपर को करते हैं, लेकिन उनके पास न जाने कितनी कॉपियाँ आती हैं। एग्जामिनर के पास न जाने कितनी कॉपियाँ आती हैं चेक करने के लिए, और 2 से 3 मिनट में वो हमारी कॉपी का फैसला कर देता है, हमें नंबर दे देता है। तो हमें नंबर छीनने होते हैं। कितना आकर्षक हम पेपर बनाएं, कम लिखें लेकिन ज़्यादा नंबर हमें मिल सके। एक तरह से हम कह सकते हैं गागर में सागर भरना। इस तरीके से हम लिखते हैं तो हमें 50 में से 40 अंक या 45 अंक भी बहुत सारे बच्चों के आते हैं, 45 अंक भी हम ले सकते हैं। बस उसको लिखने का स्मार्ट तरीका होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लिखते बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लिखते हैं, स्पीड भी हमारी इतनी ज़्यादा होती है, हमें लगता है कि जो कुछ हमें पता है वो सब हम लिखते हैं, लेकिन हमें वही लिखना है जितना पूछा है और जितने की ज़रूरत है और जितने में हमें अच्छे अंक मिल जाएँ, ताकि हमारी राइटिंग के ऊपर भी असर ना पड़े और हम आराम से लिखें और जिससे हमारा पूरा प्रश्न पत्र हल भी हो जाए। जितना पूछा है उतना ही हम लिखें। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो तैयारी भी हमें उसी के हिसाब से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।